हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिपीटर्स। मेरा नाम अनिल यादव है और मैं प्रेजेंटली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे चेन्नई में पोस्टेड हूँ। पिछले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स के केवल प्रोडक्शन टॉपिक को कंप्लीट करा था और इस लेक्चर में हम कॉस्ट को कंप्लीट करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि इस चैप्टर की जो कंप्लीट पीडीएफ है वो मैं आज टेलीग्राम पे डलवा दूंगा और उसमें भी सिर्फ काम काम की चीजें होंगी, क्योंकि लेक्चर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समझाने के लिए बोली और लिखी जाती हैं। इसलिए वो सारा मैं पीडीएफ में नहीं लिखूंगा, सिर्फ पीडीएफ में एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखना है केवल वही चीजें डालूंगा। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बार पिछले लेक्चर की बात कर लेते हैं। उसमें मैंने एक माइनर सी मिस्टेक कर दी थी। वो मिस्टेक ये थी कि मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट का जो कर्व बनता है वो मैंने उसमें बताया था यू शेप में बनता है, जबकि वो कैसे बनता है, इनवर्स यू शेप में बनता है। तो बोलने में मैं सही से नहीं बोला, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कर्व बनता है मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट का वो कैसे बनता है, इनवर्स यू शेप में बनता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कर्व है जिसमें से एसएससी में अब तक 6 से 7 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उनको देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको बोलते हैं हिंदी में उत्पादन संभावना कर्व। तो ये एक ग्राफ होता है जो ये शो करता है कि जब हम दो गुड्स लेते हैं, देखो यहाँ पे दो गुड्स ले रखे हैं, एक तो एक्स और दूसरा वाई, तो इन दो गुड्स से हम कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम इस ग्राफ के अलोंग जाएं तो हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर कर रहे हैं, और अगर हम इस ग्राफ के अंदर की साइड रहे तो इसका मतलब ये है कि हमारे रिसोर्सेज का हम यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और इस ग्राफ के बाहर का जो आउटपुट है उसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल बात ये है कि ये ग्राफ जो है वो दो गुड्स का मैक्सिमम आउटपुट शो करता है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को दो नामों से और जाना जाता है। कौन कौन से? एक तो ट्रांसफॉर्मिंग कर्व और दूसरा आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, अब इस पर आए हुए क्वेश्चंस भी देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में, जिसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो तो दो प्रोडक्ट का मैक्सिमम आउटपुट दिखाने वाला कर्व होता है, वो कौन सा होता है? तो वो होता है प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व। फिर पूछता है कि वो कौन सा ग्राफ है जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एफिशिएंसी और इकोनॉमिक ग्रोथ को सोल्व कर सकता है। तो वो ग्राफ है प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व। फिर आगे ये पूछ रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है उसको किस और नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर आएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये पूछ रहा है कि अगर हमारे रिसोर्सेज में ग्रोथ होती है तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो किस तरफ मूव करेगा। तो देखो ये हमारा अगर कर्व है, तो अगर अब इसके रिसोर्सेज में ग्रोथ होती है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, और अगर के रिसोर्सेज में कमी आती है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर आगे पूछ रहा है कि वो कौन सा कर्व है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमी को शो करता है। तो उसका आंसर आ जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फिर आता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो इसमें एसएससी में अब तक तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिख जाए। तो आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर क्यू एक आउटपुट है, जहां पर x1 एक अमाउंट है फैक्टर 1 का और x2 अमाउंट है फैक्टर 2 का। तो x1 और x2 को मिलाकर जो टोटल आउटपुट निकल रहा है वो q निकल रहा है। इसी को कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है इसके अंदर। अब हम शुरू करते हैं कॉस्ट को, जिसको हिंदी में बोलते हैं लागत। अब देखो पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी कि प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्शन क्या करता है, वो फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखता है। ये क्या होते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं भौतिक पहलू, जैसे बिल्डिंग हो गई या फिर मशीनरीज हो गई, टूल्स हो गए। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स बोलते हैं। जबकि जो कॉस्ट होती है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखती है या फिर वित्तीय पहलुओं को देखती है। अब इसमें पहले हम टाइप ऑफ कॉस्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कॉस्ट चैप्टर में कोई क्वेश्चन आता है तो वो कॉस्ट के टाइप से आता है मेनली। ठीक है, तो चलिए इनको शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरा इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट की, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्पष्ट लागत। अब इसमें हम मान लेते हैं कि हम कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, और पिछले चैप्टर में मैंने जैसे बताया कि कोई भी फैक्ट्री खोल रहे हैं फिर प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो आपको इन्वॉल्व करने होंगे, जो आपको लेकर आने होंगे, इकट्ठा करने होंगे, तभी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लाने के लिए जितनी कॉस्ट लगती है उसी को एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो कॉस्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट या स्पष्ट लागत बोलते हैं। जैसे रेंट हो गया, वेजेस हो गए। वेजेस किसको? कि अगर आप लेबर लेकर आ रहे हो तो उनको पैसा भी दोगे काम करने के लिए। तो ये सारी जो चीजें वो किस में आएंगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आएंगे। और इसको अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं लेखांकन लागत। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा आगे देखेंगे। फिर आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्निहित लागत। अब ये क्या होता है? देखो जैसे आपने कोई फैक्ट्री खोली, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपनी खुद की जमीन में वो फैक्ट्री खोल लो या किसी और की जमीन को रेंट पे लेकर खोल लो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि अगर आप अपनी जमीन में खरीदते हैं, जो आपको रेंट देना होगा वो रेंट नहीं देना पड़ेगा इधर आपकी खुद की जमीन में, जबकि दूसरी जमीन को अगर आप लेते हैं तो वहां पे आपको रेंट देना पड़ेगा।
तो यहाँ पर आपको रेंट देना नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप दूसरों की ज़मीन पे खरीदते तो आपको रेंट देना पड़ता। तो यहाँ पे जो रेंट है ना, वो क्या हो गया? इम्प्लिसिट हो गया, मतलब आपको दिखा नहीं वो। तो वो कॉस्ट जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो रेंट देना नहीं पड़ा, वो किस में आएगा? वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएगा। और ये जो रेंट अगर आप दूसरे की ज़मीन पे फैक्ट्री खोलते हैं और उनको अगर रेंट देते हैं, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में काउंट होगा। ठीक है? अब यहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं, एक तो अकाउंटिंग कॉस्ट और दूसरा इकोनॉमिक कॉस्ट। अब ये क्या होती हैं? देखो, अकाउंटिंग कॉस्ट जैसे मैंने बताया कि उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं, जबकि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है कि अगर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को ऐड कर दें तो उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है वो बड़ी होती है किससे? अकाउंटिंग कॉस्ट से बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग कॉस्ट तो केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही होती है और जबकि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? ये दोनों होती हैं, तो ये बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, जो प्रॉफिट है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है इकोनॉमिक प्रॉफिट से। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब अगर मैं इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करूं तो वो क्या होती है? बड़ी होती है। तो अगर इकोनॉमिक कॉस्ट बड़ी होगी तो अगर रेवेन्यू में क्या होगी? ज्यादा घटेगा, तो क्या होगा? इकोनॉमिक प्रॉफिट कम होगा। जबकि अकाउंटिंग जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, तो अगर रेवेन्यू में घटाएंगे तो वो ज्यादा होगा प्रॉफिट। ठीक है? तो इसी वजह से जो प्रॉफिट होता है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या जिसको हिंदी में बोलते हैं अवसर लागत। ये क्या होते हैं? देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन थे। एक तो कि या तो आप सीजीएल की तैयारी कर लो या फिर आप कोई बिज़नेस ओपन कर लो। आपने चूज़ करा सीजीएल की तैयारी करना। तो सीजीएल की तैयारी करने में आपको 2 साल लग गए और आप 2 साल के बाद में इंस्पेक्टर बन गए और आपकी मंथली सैलरी आ गई 75,000 पर मंथ। ठीक है? लेकिन अगर आप वहीं पर बिज़नेस करते तो आपकी शुरुआत से ही 75,000 पर मंथ आपको मिल जाते। ठीक है? तो ये जो 2 ईयर्स है जहाँ पर आपने तैयारी करी, वहाँ पर आपने कोई अर्निंग नहीं करी। लेकिन अगर वहीं पर आप बिज़नेस करते तो आप उस टाइम मंथली 75,000 के अराउंड आप मंथली कमा लेते। तो ये जो आपको नुकसान हुआ है, दूसरा अल्टरनेट चूज़ करने की वजह से, इसको क्या बोलते हैं? अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट या अवसर लागत बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपके पास अल्टरनेट्स अवेलेबल हो, विकल्प उपलब्ध हो, तो आप में उन विकल्प में से अगर आप एक चूज़ करते हो, तो जो दूसरे को चूज़ नहीं करने की वजह से आपको जो नुकसान हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट बोलते हैं। और ये अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट आपको बिज़नेस को शुरू करने में काम आती है। कैसे? कि मान लेते हैं कि आपके पास में 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो और आपको ये देखना होता है कि इन 5 ऑप्शंस में से अगर मैं ये चूज़ करता हूँ, तो मेरे को नुकसान कितना होगा? अगर ये चूज़ करता हूँ, तो मेरे को कितना नुकसान होगा? तो ये आपको हेल्प करती है आपके बिज़नेस के अंदर। ठीक है? उसको बोलते हैं अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट या अवसर लागत। फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट की, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष लागत। अब ये क्या होता है? इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि जो आपने फैक्ट्री खोली, वो मोबाइल बनाने की फैक्ट्री खोली और आपको मोबाइल को बनाने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए? जैसे कैमरा चाहिए होता है, बैटरी चाहिए होती है जो इसके अंदर लगी, मदरबोर्ड चाहिए होता है। तो ये जो इक्विपमेंट्स हैं, जो आपने इस फ़ोन को बनाने में लगाए, तो इन इक्विपमेंट्स का जो खर्चा है, उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। लेकिन इसी फ़ोन को बनाने में जो आपने इलेक्ट्रिसिटी या बिजली खर्च करी, जो इस फ़ोन की लागत में काउंट नहीं हुई, उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट या अप्रत्यक्ष लागत बोलेंगे उसको। कहने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इस फ़ोन को डायरेक्टली बनाने में लगी और ये ट्रेसेबल होती है, मतलब इनको हम ट्रेस कर सकते हैं कि इस फ़ोन को बनाने में जो पैसा लगा है वो कहाँ का लगा है, कि कैमरे में इतना लगा, इसके टूल्स में इतना लगा, इसके मदरबोर्ड में इतना लगा। तो उनको हम क्या करते हैं? डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं। जबकि जो इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष जो लागत होती है वो अनट्रेसेबल होती है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, वो अनट्रेसेबल होती हैं, मतलब उनका पता नहीं लगा सकते हैं हम। जैसे अगर फ़ोन बना रहे हैं, तो फ़ोन बनाने में जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, वो हम फ़ोन में इंक्लूड नहीं करेंगे उसकी लागत में, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आता है, तो वो क्या होगी? जो इलेक्ट्रिसिटी लगी वो क्या होगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। फिर हम बात करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट या ऐतिहासिक लागत। अब ये क्या होती है? इसको आगे के एग्ज़ाम्पल में समझेंगे हम। मान लेते हैं कि आपने 3 साल पहले एक फ़ोन खरीदा, कितने में? ₹50,000 में। ठीक है? अभी उसकी वैल्यू है कितनी? 30,000। अब ये ओल्ड हो गया तो आपने सोचा कि एक मैं नया फ़ोन खरीद लेता हूँ, तो आपने इस फ़ोन को 30,000 में बेचा और आपने 60,000 में मिला के आपने क्या करा? 90,000 में एक नया फ़ोन ले लिया। ठीक है? तो 3 साल पहले जो आपने 50,000 में फ़ोन खरीदा था, उसको क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलेंगे। और फिर आपने जब 60,000 मिलाकर एक 90,000 का एक नया फ़ोन लिया, तो यहाँ पे जो 60,000 है वो क्या बोला जाएगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोला जाएगा या फिर प्रतिस्थापन लागत जिसको बोलेंगे। अब हम बात करेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट या वृद्धिशील लागत की। अब ये क्या होता है? मान लेते हैं कि आपके पास कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में आपको 1000 कपड़े बनाने होते हैं, ठीक है? लेकिन बाद में आपने डिसाइड करा कि आपको 1000 नहीं, आप 1500 बनाएँगे। तो ये जो एडिशनल 500 बनाने का जो खर्चा आएगा ना, उसी को क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलते हैं। मतलब जो आपके बिज़नेस डिसीजन की वजह से जो एडिशनल कॉस्ट लगती है आपको, उसी को इंक्रीमेंटल कॉस्ट या वृद्धिशील लागत बोलते हैं। अब हम बात करेंगे संक कॉस्ट की, जिसको हिंदी में बोलते हैं डूबी लागत। अब ये क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई फैक्ट्री खोली और फैक्ट्री में आपने 1 लाख रुपए लगाए।
और प्रोडक्शन शुरू करा। लेकिन हुआ ये कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया वो आपका बिका ही नहीं। अब प्रोडक्ट जब बिका नहीं तो आपको ये फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी और ये 1 लाख रुपए वो जो डूब गए आपके, तो इस 1 लाख रुपए को क्या बोलेंगे? संक कॉस्ट बोलेंगे, डूबी लागत बोलेंगे। अब इसको फ्यूचर में अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो उसको इस संक कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपने कोई दूसरा प्रोडक्ट बी लॉन्च करा है इसके फेल होने के बाद में, तो और अगर आपने 1 लाख रुपए को कंसिडर कर लिया और आपने इस 1 लाख को रिकवर करने के लिए जो प्रोडक्ट बी है, उसकी प्राइस बढ़ा दी। अब इसकी प्राइस बढ़ा देंगे तो ये प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा। इसी वजह से संक कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग में काउंट नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट की, जिसको हिंदी में बोलते हैं निजी लागत और सामाजिक लागत। अब ये क्या होता है? मान लेते हैं कि आपने कोई सामान बनाया और उस सामान को आपको जो लागत लगी वो ₹100 लगी उसको बनाने में। तो ये जो ₹100 है उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट कॉस्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी सामान को बनाने में जितनी भी लागत लगती है, जितना भी कॉस्ट लगता है, वो सारा उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन इस सामान को बनाने में अगर आपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करा या फैक्ट्री के आस-पास आपने गंदगी फैला दी जिससे हमारी सोसाइटी अफेक्ट हुई, तो इस गंदगी को साफ करने के लिए या फिर जो पॉल्यूशन आपने फैलाया उसको कम करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी, उसको क्या बोलेंगे? सोशल कॉस्ट बोलेंगे। तो प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो उस सामान को बनाने में लगी। लेकिन सोशल कॉस्ट में प्राइवेट कॉस्ट तो इंक्लूड होगी, लेकिन साथ में जो क्लीनिंग करने में आपका पैसा लगा वो भी इंक्लूड होगा सोशल कॉस्ट के अंदर, ठीक है? अब हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट की, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत लागत। अब ये क्या होता है? देखो अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस प्रोडक्शन में आपने एक एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट बनानी है, तो उस एडिशनल यूनिट को बनाने में जितना आपका पैसा लगता है, उसी को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लेते हैं कि आपने 10 यूनिट बनाई प्रोडक्शन की, तो और उसमें आपको ₹1600 लग रहे हैं। फिर आपने एक एडिशनल यूनिट और बनाई, तो इस 11 यूनिट्स को बनाने में टोटल आपको ₹1800 लगे। तो ये जो आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई है, उसमें आपको कितना एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है? ₹200। तो ये ₹200 क्या बोलेंगे? इसको मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रोडक्शन में आपको 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनानी है, तो उस बनाने के लिए आपको जितना एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, उसी को मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। तो ये तो बात हुई कि जब आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाई, तो उससे तो आपने माइनस करके निकाल लिया। लेकिन अगर आपने जैसे 11 की जगह आपने अगर 15 यूनिट बनाई होती और उसके लिए आपको ₹2000 लगे होते, तो इसके लिए मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते? तो देखो यहाँ पर क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल पहले ₹1600 था और फिर कितना हो गया? ₹2000 हो गया। तो एक्स्ट्रा कितना लगा? वो एक्स्ट्रा लगा 400 लगा। और कितनी यूनिट बनाई? पहले 10 बनाई थी, फिर 15 बनाई थी, तो टोटल कितनी यूनिट में चेंज हुआ? 5 में। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 80 आएगा। तो ये 80 क्या होगा? हमारा मार्जिनल कॉस्ट आएगा। तो जब 1 से एक्स्ट्रा यूनिट आपको बनानी है तो और उसके लिए मार्जिनल कॉस्ट लगानी है, तो आपको ये फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसमें टोटल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है या फिर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, इन सबको थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे। अब हम बात करेंगे कॉस्ट फंक्शन की, जिसको हिंदी में बोलते हैं लागत फलन। अगर किसी को पिछले लेक्चर में इनपुट या आउटपुट में कोई कन्फ्यूजन हो, तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन या उत्पादन में जितना चीज़ें लगती हैं, जैसे मान लें कि हम कोई भी मोबाइल बना रहे हैं, तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें लगती हैं ना इसको बनाने के अंदर, तो उन सबको क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे। और इन सब इनपुट्स को मिलाकर जो मोबाइल बन के आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट बोलेंगे। ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या शो करता है, कि अगर हम फिजिकल इनपुट जैसे लेबर हो गया या फिर लैंड हो गया, इन सब में चेंज करने से जितना आउटपुट में चेंजेस आते हैं, वो सब कौन शो करता है? वो प्रोडक्शन फंक्शन शो करता है। और इन्हीं आउटपुट के चेंज होने की वजह से जितने कॉस्ट में चेंज आती है ना प्रोडक्शन के, उसी को क्या शो करता है? कॉस्ट फंक्शन शो करता है। जैसे एग्जांपल के लिए लास्ट लेक्चर में जो हमने टेबल यूज़ करी थी, उसी को ले लेते हैं। अब देखो इसमें हम आउटपुट 50 ले लेते हैं और देखते हैं कि 50 कहाँ-कहाँ पर आ रहा है। एक तो 50 यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर 3 जगह पर 50 आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लेबर और कैपिटल को लूँ, तो ये वाला जो 50 आउटपुट है वो किन-किन वजह से आ रहा है कि अगर मैं 6 लेबर यूज़ करूँ और जो कैपिटल है उसको 3 यूज़ करूँ, तो हमको टोटल 50 आउटपुट देगा। अगर मैं 4 लेबर या 4 कैपिटल अगर मैं यूज़ करूँ तो भी 50 आउटपुट दे रहा है और अगर मैं 3 लेबर और 6 अगर कैपिटल यूज़ करूँ तो भी 50 आउटपुट दे रहा है। तो जो फर्म या फैक्ट्री का जो मालिक है वो इन 50 में से कौन-सा चूज़ करेगा? कहने का मतलब ये हुआ कि इन जैसे 4 लेबर और 4 कैपिटल का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है या 3 कैपिटल और 6 लेबर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इन कॉम्बिनेशन में वो कौन-सा चूज़ करेगा? तो वो उन कॉम्बिनेशंस को चूज़ करेगा जिसमें उसका खर्चा कम आएगा, जिसमें उसकी कॉस्ट कम लगेगी और इसी को कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन का काम क्या है? तो इसका काम ये है कि गिवन आउटपुट में से उन कॉम्बिनेशंस को चूज़ करना, जिसमें किसी फर्म को पैसा कम से कम लगे। तो अगर मैं इन दोनों को कॉन्क्लूड करूँ, तो प्रोडक्शन फंक्शन का काम ये है कि वो आपको डिफरेंट इनपुट्स की वजह से कितना आउटपुट मिलेगा, वो बताता है और उन आउटपुट में से कौन-सा आपके लिए बेस्ट है, जिसमें आपको खर्चा कम आएगा, वो काम है
कॉस्ट फंक्शन का। अब ये जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं अल्पकालिक लागत फलन, दूसरा होता है लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घकालिक लागत फलन। अब देखो ये दोनों जो प्रोडक्शन फंक्शन में हमने पढ़े थे वो दोनों सेम है यहाँ पर। मतलब कॉस्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि एक फैक्टर कांस्टेंट होता है और बाकी सारे वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि एक जो कॉस्ट होगी वो फिक्स्ड होगी, बाकी सारी वेरिएबल हो सकती है। और वहां पर जब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे वेरिएबल होंगे, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जितनी भी कॉस्ट है वो सारी की सारी वेरिएबल होगी। तो अब इन दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन की। अब इस शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन में हमको कुछ डेफिनेशंस और उनसे रिलेटेड कुछ कर्व्स देखने हैं। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की, जिसको हिंदी में बोलते हैं निश्चित लागत। अब ये क्या होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे आपने कोई फैक्ट्री खोली और आपने इसमें प्रोडक्शन चालू करा कि नहीं करा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ पैसे ऐसे होते हैं कि जो आपको फिक्स लगेंगे, जैसे कि रेंट। अब आपने प्रोडक्शन करना शुरू करा कि नहीं करा, लेकिन आपको मंथली इसमें रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है। सिमिलर जैसे आपने फैक्ट्री खोलने के लिए आपने बैंक से लोन लोन लिया होगा, तो वो जो लोन है उसका इंटरेस्ट भी आपको मंथली पे करना पड़ेगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्शन चालू है कि नहीं है, कि आप पैसे कमा रहे हैं कि नहीं कर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस तरह की कॉस्ट को क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं निश्चित लागत। अभी जैसे मैंने बताया कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो पूरे प्रोडक्शन के लिए सेम होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहे 1 यूनिट का प्रोडक्शन करो, चाहे 2 यूनिट का प्रोडक्शन करो या चाहे 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करो, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हमेशा फिक्स होती है। मतलब जो रेंट है उतना ही लगेगा, चाहे आप 1 यूनिट लगाओ चाहे 10,000 यूनिट लगाओ। जो इंटरेस्ट आप लोन का पे कर रहे हैं उसमें चाहे 1 यूनिट प्रोडक्शन करो या 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करो, ये सेम ही रहेगा। ठीक है। तो जैसे-जैसे हम आउटपुट में इंक्रीज करेंगे तो जो कॉस्ट पर यूनिट है फिक्स कॉस्ट की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे? मान लेते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, 1 लाख है, और हमारा जो आउटपुट है वो कितना है, 10,000 यूनिट्स हैं, तो उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी, 10 रुपए आ जाएगी। फिर हमने जब आउटपुट को 20,000 करा तो जो कॉस्ट पर यूनिट आई वो कितनी आई, 5 आई। फिर फर्दर जब हमने आउटपुट को 50,000 करा, इंक्रीज करा उसको, तो जो कॉस्ट पर यूनिट आई वो कितनी आई, 2 आई। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉस्ट पर यूनिट है वो जब आउटपुट में इंक्रीज कर रहे हैं तो वो डिक्रीज हो रही है। अब देखो यहाँ पे कर्व्स दे रखे हैं और सबसे पहले बात करेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की। जैसे पिछले एग्जांपल में माना कि हमने टोटल 1 लाख क्या थी हमारी फिक्स कॉस्ट थी, तो अगर मैं यहाँ पे 1 लाख लगा देता हूँ तो ये जब कितना भी आउटपुट, ये वाला आउटपुट है, इसमें कितना भी इंक्रीज करे तो ये जो फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा सेम ही रहेगी, उसमें इंक्रीमेंट नहीं आएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे-जैसे हम आउटपुट में इंक्रीज करते हैं, तो जो कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर क्या शो करता है, एवरेज फिक्स शो करता है। तो देखो ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। जैसे पहले शुरुआत में जो फिक्स कॉस्ट थी वो कितनी थी, 1 लाख रुपए थी। तो जैसे-जैसे हमने आउटपुट में इंक्रीज करा वैसे-वैसे जो कॉस्ट में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया कॉस्ट पर यूनिट में। तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनीय लागत। अब ये क्या होता है इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई फैक्ट्री में एक शर्ट बनाने को 300 रुपए लगते हैं। अब अगर आप ये शर्ट बनाएंगे तो ही आपके 300 रुपए लगेंगे, अदरवाइज ये आपके नहीं लगेंगे। तो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक शर्ट बना रहे हैं तो 300 लगेंगे, अगर 2 बना रहे हैं तो आपको 600 लगेंगे, अगर 3 बना रहे हैं तो आपके 900 लगेंगे। तो ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। और अगर आपने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करा तो आपका 0 रुपए लगेगा। तो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करे उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो कॉस्ट पर यूनिट रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी। कैसे? देखो अगर आप 2 शर्ट बना रहे हो तो आपको 600 रुपए लगेंगे, अगर आप 5 शर्ट बना रहे हो तो आपको 1500 शर्ट लगेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, यहाँ पर भी 300 होगी, और यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, वो भी 300 होगी। तो ये हमेशा सेम रहेगा। तो अगर अब यहाँ पर मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा टोटल कॉस्ट। मतलब जितना प्रोडक्शन में पैसा लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट बोलेंगे। अब हम बात करते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की। इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट से। अभी मैंने बताया कि टोटल कॉस्ट को कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इसमें डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स का। तो अगर इनको सेग्रीगेट करें तो टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्यू, नंबर ऑफ यूनिट्स, प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये क्या हो गया, एवरेज ऑफ फिक्स कॉस्ट, और ये हो गया एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। फिर हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट की, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत लागत। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर केवल इसके 2 टाइप को डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अल्पकालिक सीमांत लागत। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि शॉर्ट रन में होता क्या है कि एक फैक्टर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर एक फैक्टर को कांस्टेंट रखे अगर हम एक एडिशनल यूनिट का उत्पादन करते हैं, तो उस एडिशनल प्रोडक्शन की वजह से जितने टोटल कॉस्ट में चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है, तो जैसे मैंने बताया टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट में चेंजेस आते हैं वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आते हैं, ना कि टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से। क्यों? देखो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं।
मान लेते हैं कि 1 यूनिट आउटपुट को बनाने में टोटल ₹1500 लगते हैं, जिसमें ₹500 आपकी फिक्स कॉस्ट है और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है? ₹1000 है, ठीक है? जब आप 2 यूनिट बनाएँगे तो आपको ₹2500 लगेंगे, जिसमें आपकी फिक्स कॉस्ट 500 हो गया और जो वेरिएबल कॉस्ट आ गई वो कितनी है? 2000 आ गई। अब इनमें जब मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो 2500 में 1500 घटाएँगे तो कितना बनेगा? 1000 बनेगा, क्योंकि यहाँ से ये तो कट जाता है और ये 1000 किसका डिफरेंस आएगा? वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस आएगा। तो जो वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस आएगा उसी को क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है? और अगर टोटल आउटपुट में एक से ज़्यादा चेंजेस करते हैं तो किस तरह से शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जिसको मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर लिया। फिर दूसरा टाइप है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घकालिक सीमांत लागत। अब इसमें जितने भी फैक्टर्स के प्रोडक्शंस हैं वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। अब यहाँ पे कुछ कर्व्स दिखा रखे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे ये वाला जो कर्व है वो इंपॉर्टेंट है। तो जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व बनता है वो कैसे बनता है? यू शेप में बनता है, आपको ये ध्यान रखना है। और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के अलावा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व बनता है वो भी कैसे बनता है? यू शेप में बनता है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन की, जिसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घकालीन लागत फलन। अब देखो हमने लॉन्ग रन में बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि जितने भी इनपुट्स होते हैं इसमें वो सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। अब यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन में जितने इनपुट्स क्या होंगे वो सारी कॉस्ट होंगी। तो यहाँ पे जितनी भी कॉस्ट है वो सारी वेरिएबल होगी। यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में उनके पास इनफ टाइम होता है जिससे वो उन फिक्स्ड कॉस्ट को मॉडिफाई कर सकें। ठीक है? अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट में जब नंबर ऑफ यूनिट्स का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आ जाएगी उसकी। फिर मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो ये सेम वैसे निकलेगा जैसे शॉर्ट रन में निकला था, उसी तरीके से यहाँ पर निकलेगा। अब अगर लॉन्ग रन में लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के कर्व्स की बात करें तो उनकी शेप कैसी होती है? यू शेप होती है और ये आपको याद रखना है। और अब यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू।